हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। इस शुभारंभ के साथ ही 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। क्रैश कोर्स के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। इस प्रोग्राम को 276 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के केंद्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। देश के 4 प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 27 पैसे और डीजल का दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.69 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103.8 रुपए और डीजल का दाम 95.14 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में आज पेट्रोल 96.84 रुपए और डीजल 90.54 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 98 रुपए और डीजल के दाम 92 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में शतक के निशान के करीब पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों और कस्बों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर से महंगा बिक रहा है। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर हो रही है कम। बीते 24 घंटे में 232 नए मरीजों की पहचान। एक दिन में कोरोना से 38 लोगों ने गंवाई जान। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के कामों का ब्यौरा दिया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की वजह से विकास की गति उतनी नहीं हो पाई जितनी हम चाहते थे। सीएम ने कहा कि 600 दिन के कार्यकाल के दौरान 400 दिन कोरोना का कहर जारी रहा। हालांकि सरकार ने कोरोना की पहली लहर के अनुभवों से दूसरी लहर में हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर निशाना साधा। कहा, गठबंधन सरकार के कार्यकाल में अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही। देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में इतना अपराध कभी नहीं बढ़ा जितना गठबंधन सरकार के राज में बढ़ा। अपराध के मामले में हरियाणा देश के टॉप राज्यों में पहुंच चुका है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कभी भी इतनी ज्यादा तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी साधा सरकार के 600 दिन के कामकाज पर निशाना। शैलजा ने कहा कि सरकार सीधे जनता को अपने 600 दिनों के कामों को गिनाए। शैलजा ने कहा कि सरकार जनता की नजरों में फेल है। किसान आंदोलन का समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। 75% रोजगार का क्या हुआ। हरियाणा में गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि सरकार सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि 600 दिनों की गठबंधन सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में सरकार नाम की चीज देखने को नहीं मिली। वैक्सीनेशन तो दूर की बात है, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव के चलते लोगों की जानें गई। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं के सरकार को घेरने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है।
विज ने कहा कि हमें कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमने जनता को वो बताया है जो हमने काम किए हैं, हमारे काम को जनता भी देख रही है। वहीं किसान आंदोलन पर विज ने कहा कि किसानों और उनके नेताओं को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। सरकार ने कई दौर की बैठक करके उन्हें कई रास्ते बता दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड परिसर में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोडिंग वाहनों के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जाए जिससे ओवरलोडिंग को रोका जा सके। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्हें गांव वासियों की तरफ से शिकायतें मिल रही हैं कि ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से वहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला परिवहन अधिकारी से पंचकुला में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लागत को और कम करने की सलाह भी दी। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट के आधार बनाया जाएगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभागों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। एक ऐसी ही तस्वीर अंबाला से सामने आई है जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लीपा पोती ही की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकुला में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष ने मेजर शहीद संदीप सांकला मेमोरियल में लगभग 48,25,000 रुपए के विकास कार्यों की नींव रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहा है कि पंचकुला वासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोकल बस सर्विस की शुरुआत भी की। ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 5 के बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की 10 मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव तोड़े जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी झज्जर में कार्यालय बनाना चाहती है तो बनाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा मकसद कार्यालय का विरोध करना नहीं बल्कि बीजेपी का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि वो शांतिप्रिय तरीके से बीजेपी का विरोध करते रहेंगे। वहीं टिकैत ने अपील करते हुए कहा कि इस घटना में किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। झज्जर से ठगी का एक मामला सामने आया जहां पर पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की सूचना पर लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ठगी करने वाले शख्स की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है, जो कि लोगों को नकली मशीन से अल्ट्रासाउंड करने के नाम पर ठगता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गोहाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत देने वाले साबित हो रहे हैं। गोहाना मेडिकल विभाग द्वारा अलग अलग कॉलोनियों में वैक्सीनेशन के कैंप लगाकर 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। दूसरी डोज के टीके लगवाए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दूसरी डोज लगवाने पर ही वैक्सीनेशन का पूरा फायदा मिलेगा। हुकुमचंद मंडी में वैक्सीनेशन के लिए चौथा कैंप लगाया गया। कैंप में 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज का टीका लगाया गया। अंबाला के डीसी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात से पहले की स्थितियों पर चर्चा की और जाना कि बरसात को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं।
साथ ही डीसी ने सभी अधिकारियों को बरसात से पहले ही ड्रेन्स और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के संकेत दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग की टीम द्वारा बाढ़ बचाव कार्य की रिहर्सल भी की जा रही है। दरअसल बरसात के मौसम से पहले ही सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। अंबाला में एसडीएम ऑफिस और सिंचाई विभाग में बाढ़ सहायता कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां जनता फोन कर मदद ले सकती है। करनाल में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके चलते अब ये स्तर 20 मीटर से भी नीचे जा चुका है। प्रशासन ने इस पर अब चिंता जतानी शुरू कर दी है। हालात ये हो चले हैं कि स्थिति डार्क जोन की तरफ जा रही है। पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि पानी मीठा होना, जिसकी वजह से लोग लगातार इस मीठे पानी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र और इंडस्ट्री क्षेत्र में कर रहे हैं। करनाल के आसपास के इलाकों में धान की फसल काफी ज्यादा होती है और धान की फसल के लिए पानी की लागत ज्यादा लगती है, जिसके चलते पानी का स्तर कम हो जाता है। यही वजह है कि सरकार ने इसके लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कालावली के एक व्यापारी राकेश कुमार को बिजली बिल ने परेशान करके रख दिया है। राकेश राइस मिल चलाते हैं, जिसका बिजली बिल 90 करोड़ से ज्यादा का आया। राकेश कुमार ने बताया कि रूटीन में सीजन के समय मिल का बिजली का बिल 5 से 6 लाख का आता था, लेकिन अब जो 90 करोड़ से ज्यादा का बिल आया है, उसने राकेश के होश उड़ा दिए हैं। राकेश का कहना है कि बिजली निगम को देखकर बिल भेजने चाहिए और इन बिलों को ठीक करके अपनी लापरवाही को भी ठीक करना चाहिए। हरियाणा सरकार को पिछले दिनों भेजे गए मूसनोटा की पहाड़ियों में बांध बनाने के प्रस्ताव की सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इसके लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए की बजट राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि ये परियोजना नांगल चौधरी के पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगी। ये पक्का बांध बारह के धाम के पास मूसनोता के पहाड़ों में बनाया जाएगा। सिरसा में जलघर के कर्मचारियों ने जलघर में महिला जेई पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने जेई और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि जब वो काम पर जाने के लिए सामान उठाने के लिए चाबी लेने गए तो महिला अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी को लेकर कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन किया। वहीं एसडीई संदीप कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, कमेटी का गठन कर दिया गया है। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाएंगे ताकि कोई हल निकले। फरीदाबाद के खोरी गांव में लोगों के चेहरों पर सिर से छत जाने का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने हरियाणा न्यूज को बताया कि पिछले 15 सालों से हम यहां रह रहे हैं, लेकिन अचानक से ये फैसला आना हमारे पैरों तले से जमीन खिसक जाने के बराबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खोरी गांव में जंगल की जमीन में अनधिकृत रूप से घर बनाने वाले 10,000 परिवारों के घरों को गिराने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद अब सैकड़ों परिवारों को बेघर होने का डर है। कोर्ट ने 7 जून को जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। प्रदेश में पिछले 8 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे कार्यरत करीब 4500 कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी हुए आदेशों के मुताबिक अब कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स को पहले 15,000 और लैब सहायकों को 9,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा था, जो अब 18,000 और 12,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। रादौर में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के उस फैसले का विरोध किया जिसमें फ्री किताबों की जगह पैसे बच्चों के खातों में डालने का ऐलान किया गया था। अध्यापक संघ का कहना है कि पहले तो बच्चों के खाते खुलवाना ही बड़ी चुनौती है और अगर खाते खुल भी जाते हैं तो उन खातों में राशि आधी ही जाती है। इतना ही नहीं, उस राशि का परिवार निजी खर्च में इस्तेमाल कर देता है। अध्यापक संघ का कहना है कि किताबें बच्चों के लिए पहली बुनियादी जरूरत है जो स्कूल खुलते ही बच्चों को चाहिए। संघ ने कहा कि महामारी के समय में पहले ही बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है।
शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ अध्यापक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर फैसले को वापस लेने संबंधी एक ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा। करनाल में काचपा पुल के पास नहर से पुलिस ने एक शव बरामद किया। छानबीन के दौरान मृतक की पहचान राजकुमार निवासी नगला गांव के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि पति पत्नी में कई दिनों से अनबन चल रही थी, जिससे परेशान होकर राजकुमार घर से भाग गया। उनका कहना है कि पुलिस को राजकुमार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक ने खुदकुशी की है। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कनीना में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने गुरुवार सुबह दुकानें खोलने पर दुकानदारों के चालान काटे। नगर पालिका और पुलिस की टीम सुबह 8:30 बजे बाजार में पहुंची और फलों की रेहड़ी लगाने वालों समेत 5 दुकानदारों के 500-500 रुपए के चालान किए गए। चालान की कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि जब 7 बजे दुकान खोलने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं तो फिर 8:30 बजे चालान क्यों किए गए। जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को शांत करवाया। नगर पालिका की तरफ से तय किया गया है कि दुकानदार अपनी दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन दुकानदारों ने इस पर ऐतराज उठा दिया। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते 9 बजे तक गर्मी बढ़ जाती है। दुकानदारों ने मांग की है कि उन्हें सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फिट रखने के उद्देश्य से बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए खर्च कर प्रदेश भर की तरह रादौर उपमंडल के भी कई गांव में व्यायाम शालाओं का निर्माण कराया था, ताकि लोग सुबह शाम यहां पर योग और व्यायाम कर फिट रह सकें। लेकिन इन व्यायाम शालाओं की उचित देखभाल नहीं होने से कई व्यायाम शालाओं की हालत दयनीय हो गई है। इन व्यायाम शालाओं में कोई भी प्रशिक्षक नियुक्त न किए जाने के कारण भी लोग यहां पर नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई इन शालाओं से कई गांव में सफेद हाथी ये साबित हो रहे हैं। लोगों ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवरभान नरवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रादौर ब्लॉक में 8 व्यायाम शालाएं बनाई गई हैं और 4 का निर्माणाधीन है, जिनका 30 जून तक निर्माण करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल्द ही साफ सफाई का भी आश्वासन दिया। रतिया में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने दूध की डेयरियों पर छापेमारी की, जहां से टीम ने दूध, दही और घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए, जिससे डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। गुरुग्राम में धड़ल्ले से भूमाफिया अरावली की पहाड़ियों पर फार्म हाउस बना रहे हैं। इन रसूखदार बिल्डर्स को रोकने वाला कोई नहीं और जिन अधिकारियों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कासन, मानेसर, नौरंगपुर, रायसीना, बंधवाड़ी और ग्वाल पहाड़ी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां 5000 से ज्यादा फार्म हाउस अवैध तरीके से बना लिए गए हैं। पहाड़ियों में इस बसावट की वजह से वन्य जीव भी विलुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। हद तो ये है कि इन रसूखदारों को ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की परवाह है और ना ही एनजीटी के नियमों का डर। ये बेधड़क नियमों की अनदेखी कर अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। गोहाना में प्रशासन ने सेक्टर 13 और 17 से अवैध कब्जे हटाए। ऊटा की जमीन पर किसानों द्वारा किए गए कब्जों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। पंचकुला सेक्टर 17 के एक मकान में कीमती गहने चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मकान में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसी दौरान चोरी की ये वारदात हुई। घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आ रहा है, जिसमें महिला को सामान लेकर जाते हुए देखा जा रहा है। मकान मालिक का कहना है कि चोर ने घर पर रखे सोने के गहनों और कपड़ों पर हाथ साफ किया। बहरहाल पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कसार गांव के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर शाम मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया।
झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मुकेश पर तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। मुकेश इस हमले में 90% तक झुलस गया। घायल को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने किसानों पर अब परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही मृतक के परिवार ने मृतक का शव लेने से मना करते हुए सरकार से मुआवजे, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि आंदोलनकारी किसानों को भी गांव में दूर बसाया जाए। पंचकुला पुलिस ने युवक की हत्या की कोशिश करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पहले कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 185 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। पुलिस के शिकंजे में आया शख्स पंजाब के पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को हेरोइन सप्लाई करता था। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे को सौदागर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कुरुक्षेत्र से लाई गई नशे की खेप को अलग अलग जगहों पर बेचने की फिराक में था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया। इसके अलावा नशे के कारोबार में साथ देने वाले इसके एक साथी की तलाश की जा रही है। गुरुवार रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तोशाम ब्रांच में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में आज से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। करीब 2 साल के लंबे सफर के बाद विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया और केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने तगड़ा दांव चलते हुए मैच से एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। वहीं कीवी टीम ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि टीम इंडिया को फाइनल मैच से पहले यहां प्रैक्टिस मैच का भी अवसर नहीं मिला। यही वजह है कि टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में अपने सभी अनुभवी खिलाड़ियों को ही मौका दिया। आपको बता दें कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 59 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 21 जीते हैं और उसे 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।